कहानी है औरतें। खिड़की के बाहर देखती निशा पता नहीं कब से हॉस्पिटल से आकर यूं ही बैठी थी, अपने विचारों में खोई। उसे पता भी नहीं था कि केतन कब से उसे चुपचाप देख रहा है। बहुत देर बीत जाने और उसके कुछ ना बोलने पर केतन ने ही उसे टोका। कहाँ खोई हो चुहिया? उसके ऐसे गुमसुम होने पर केतन चेहरे पर स्माइल लाते हुए उसके गालों को हल्का सा खींचकर पूछते थे, कहाँ खोई हो चुहिया? और वो हंस पड़ती थी। पर आज निशा केतन को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। उसे ऐसे रोते तो केतन ने कभी नहीं देखा था। अब घबराने की बारी केतन की थी। उसे अपने सीने से लगाए हुए केतन ने पानी का ग्लास पकड़ाया और कहा, लो पानी पियो पहले, अब शांत हो जाओ, फिर बताओ हुआ क्या है। पानी पीकर थोड़ी शांत हुई निशा की हिचकियां अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। फिर से रोने को आई। अपनी तेज रुलाई को रोकते हुए निशा ने कहा, केतन मैंने उस आंटी को मार डाला। उसके सिर को सहलाते हुए केतन ने कहा, निशा पूरी बात बताओ हुआ क्या है। अपने ही विचारों में खोई निशा ने केतन से कहा, आज जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ है केतन, उसने मुझे अतीत के एक गहरे घाव की याद दिला दी। इतना सुनते ही केतन ने कहा, ठीक है निशा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चाय बना लाता हूँ, फिर आराम से तुम्हारी बात सुनते हैं। निशा जब तक कपड़े बदल कर आती, केतन चाय के साथ साथ स्नैक्स लिए हुए कॉफी टेबल पर आ गया था। उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए निशा ने बताना शुरू किया, तुम तो जानते ही हो, आज मेरी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड में थी। वहीं उस आंटी को लेकर उनके घर वाले आए थे। उन्होंने जहर खा लिया था। केतन आई तब उनकी हालत थोड़ी ठीक थी और उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे बचा लो डॉक्टर। हालांकि मैंने उनको बचाने की पूरी कोशिश की पर मैं उनको बचा नहीं पाई। किसी को अपने सामने मरते हुए देखने की बेबसी क्या होती है तुम क्या जानो केतन। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है कि अपनी तरफ से बेस्ट देने पर भी कई बार हम डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज आंटी को नहीं बचा पाने की बेबसी तो मेरे बचपन के जख्मों को हरा कर गई। निशा का स्मृतियों के गलियारों में भटकता मन ना जाने कब अतीत में चला गया था। जानते हो केतन, वो हमारे पड़ोस में रहती थी। जब से बड़ी हुई तब से पता नहीं उनके कितने तो किस्से सुन रखे थे मैंने। उस दादी अम्मा का नाम मुझे आज तक नहीं पता। वैसे भी हमारे समाज में शादी के बाद आमतौर पर लड़कियों के नाम कहाँ होते हैं। बस सबसे रिश्ते के आधार पर अपने अपने तरीके से सब बुलाते हैं उन्हें। चीजें जब तक मेरे समझ में आने लगी थी वो कुछ 40-45 साल की रही होगी। भला की खूबसूरत थी वो, जैसे छूने से गंदी हो जाएंगी। हम बच्चों को बहुत प्यार करती थी। पता नहीं कितनी चीजें हमारे लिए उनके पास होती थी। अपने हाथ से बनाई हुई, बाजार की चीजें, बच्चों के पसंद की खट्टी मीठी चीजें। हम बच्चों को कम ही जाने दिया जाता था उनके पास, पर हम अपने बड़ों की नजरें बचाकर उनके पास पहुंच ही जाते थे। जाने पर नहीं आने के लिए मीठी झिड़की देती, गोद में उठाकर लाड़ लड़ाती। कितना वात्सल्य था उनके पास। ये भी एक आश्चर्य की ही बात थी कि जिनके पास हम बच्चों को जाने से मना किया जाता था, मोहल्ले के सारे बड़े अपनी गोपनीय गुत्थियों को लेकर तमाम समाधान के लिए उनके ही पास पहुंचते थे। गुत्थी भी कैसी कैसी। किसी को अपनी बहू के गर्भ का लिंग जानना हो तो उसको गुप्त रूप से कहाँ ले जाकर ये पता किया जाए, और लड़की होने पर कहाँ इस अवांछित झंझट को खत्म करवानी है। इसके लिए उनसे विश्वस्त किसी दूसरे को नहीं समझा गया। किसके घर की बहू बेटियों के राज उनके अंतर्मन में दफन नहीं थे। दूसरों के बेटियों को अपनी ही इज्जत समझा था उन्होंने। किसके घर की कमजोरी से वाकिफ नहीं थी वो। हर किसी के सासरे मायके दुनिया जहान के सारे गोपनीय सूत्र उनके पास मिल जाने थे। सबकी समस्याओं को धैर्य से सुनना, चेहरे पर हमेशा बनी रहने वाली मुस्कान, औसत कद, दुबला पतला शरीर, माथे को हमेशा ढके हुए सूती की चटकदार लेकिन खूबसूरत साड़ियां, यही उनका बाहरी व्यक्तित्व था। उम्र से अधिक संघर्षों ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा करना शुरू कर दिया था। पर बेहद खूबसूरत उस महिला को देखकर हम हैरान होते कि क्या कोई इतना सुंदर होता है। किस्सागों के खजाने वाले उस दादी अम्मा के पास उधर से राह चलते गुजरने वाला भी रुक कर बात करके जाता। आदमी की एक आदत बड़ी खराब होती है, किसी की अच्छाइयां तो अगले तक नहीं पहुंचती और बुराइयों का पता पूरे शहर को कानों कान रहती है। बुराइयां भी कैसी जिसके बारे में कोई नहीं जानता होता कि ये सच भी है।
दुनिया का सबसे अजूबा प्राणी भी तो मनुष्य ही है। जितनी जल्दी हमारी प्रवृत्ति बदलती है उतनी तेजी से तो प्रकृति भी अपना रूप नहीं बदलती। तो उस दादी के बारे में भी ऐसे कितने ही किस्से सब जानते थे, जिनके बारे में शायद उनको पूछते तो वो भी नहीं बता पाती कि ये सब उनके ही जीवन के किस्से हैं और वहीं इनसे वाकिफ नहीं है। मजे की बात तो ये थी कि उनके चरित्र को लेकर ये किस्से भी उन्हीं लोगों के गढ़े हुए थे, जो खुद ही अपनी बहू बेटियों के चरित्र को दाग रहित बनाने के किए उनको राजदार बनाते थे। औरतों के चरित्र का भी कमाल की व्याख्या है। जब किसी भी तरह के मतलब नैतिक अनैतिक संबंधों में स्त्री पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं, तो ये औरतें ही क्यों कटघरे में खड़ी होती हैं? अगर अपनी मर्जी से वो किसी पुरुष के साथ रिश्ते में हो भी, तो कैसे उसको जानने वाले हर पुरुष के लिए वो आसानी से अवेलेबल मानी जाने लगती है। अब देखो ना, केतन उन्हीं दादी के 4 बेटे थे, जिसमें से एक तो उनके कोख में तब आया जब वो विधवा थी। हाँ, तो जैसा कि समाज की आदत है, इसके लिए भी उनकी सुंदरता ही दोषी थी। अब विधवा औरत को जेठ के सामने आने की क्या जरूरत थी? और क्या हुआ जो जेठ ने कभी कभी उसे देख ही लिया? इसी ने अपनी सुंदरता के लटके झटके दिखाए होंगे। तो बहुत आम शब्द थे उनके लिए। एक औरत कम उम्र में अपने ही घर के शोषण से अपने को कितना दिन बचाती। जब यहाँ पागल औरतें सड़कों पर पेट से हुई दिख जाएंगी, 6 महीने तक की लड़कियां भी जहाँ सिर्फ देह भर हो। पर मैं दाद देती हूँ उनकी हिम्मत की कि उन्होंने अकेले अपने हक की लड़ाई लड़ी। खुद का शोषण तो पता नहीं कब से बर्दाश्त कर ही रही थी चुपचाप, पर अपने आने वाले बच्चे को उस आदमी के खत्म करने के भारी दबाव के बावजूद जन्म दिया। और ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि उस बच्चे को उसके पिता का नाम देने के लिए उसके इस संसार में आने से पहले अपनी शादी भी उस अजीत नाम के आदमी से की। सोचो ना केतन, क्रांति क्या दुनिया के बड़े बड़े देशों में हुई घटनाएं ही मानी जाएंगी। चुपचाप अपने दम पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत ये महिलाएं क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए समाज का नजरिया चेंज नहीं कर रही? खैर, जिंदगी भर उनसे पैदा हुए उनके पहले पुत्र को समाज में वो सम्मान नहीं मिला जो उनके बाकी के तीनों बेटों को मिला। जिंदगी भी किसी किसी की परीक्षा लेना ताउम्र नहीं छोड़ती। उनके पति की उम्र उनसे ज्यादा थी तो बच्चे छोटे थे तभी वो भी नहीं रहे। गजब की जीवट महिला थी, कभी किसी से कोई सहायता नहीं ली, अपने दम पर बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाई। बच्चे अपने अपने रोजगार में लगे, उनकी शादियां की। बेटों की शादियां होते ही अमूमन जो होता है वहीं उस घर में भी होने लगा। रोज झगड़े, रोज ऊंची आवाज में बहस जो पूरे मोहल्ले की उत्सुकता का केंद्र बन रहा था। अभी तक उनकी भी एक उम्र हो चली थी, हम भी किशोरावस्था में पहुंच रहे थे। आसपास की घटनाएं लोगों को समझने लगे थे। इतने लंबे अरसे बीत जाने पर भी नहीं बदली थी तो समाज का उनके प्रति नजरिया। आज तक उनको कभी किसी ने किसी परपुरुष के साथ भले ही देखा नहीं था, पर किस्से वैसे ही दोहराए जा रहे थे। मोहल्ले के ही धनराज जी जो रिश्ते में उनके देवर लगते थे, किसी रात एक अपने से काफी कम उम्र की लड़की को उनके घर लेकर आए कि आज के रात आपके घर रुकनी है, कल इस लड़की से शादी करनी है। दादी को पता नहीं क्या खटका कि उन्होंने धनराज जी और उस लड़की को अपने घर में रुकाने से मना कर दिया। पुरुषों के अहम को ठेस बड़ी जल्दी लगती है। धनराज जी इससे अछूते कैसे रहते? बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी। गालियां भी कैसी, उनके चरित्र को दोषी ठहराती गंदी से गंदी गालियां। इसके पीछे उनका अहम आहत होना था या दारू की अधिकता पता नहीं। घरेलू झगड़ों से तंग आई दादी अम्मा ने भी अपने सारे बेटों को अलग अलग चूल्हे चौके की छूट दे रखी थी। वो अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रहती थी। इस घटना के बाद बहुओं ने भी घर के झगड़ों में उनका नाम धनराज जी से जोड़ना शुरू कर दिया। जिस महिला ने पूरी जिंदगी किसी की सहायता ना ली हो, अपने बलबूते लड़कों को उनके पैरों पर खड़ा किया हो, उल्टे गांव भर के लोग ही जिनसे विभिन्न तरह की सलाह लेते रहे हो, उसके लिए ये सब सुनना कितना कष्टदायक होगा। जो दादी अपनी हंसी से हम बच्चों के बीच बच्चा बन जाती थी, जिनके हाथों का खाना हम छीना झपटी करके खाते थे, जिनकी बातें कभी खत्म ना होती थी, वो दादी अब चुप रहने लगी थी। उनकी बहुएं उनके ही पोते पोतियों को उनके पास ना जाने देती थी। जिसने मोहल्ले के बच्चों पर वात्सल्य लुटाने में कोई कसर ना रखी हो।
उनके लिए अपने ही पोते पोतियों से दूर रहना किसी सजा से कम तो नहीं होगा ना। ये कैसी विचित्र बात है हमारे समाज की, कि जब हमारे अपनों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती तभी वो सबसे अकेले, सबसे उपेक्षित, सबसे असक्त होते हैं। क्या हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि इनको हमारा थोड़ा प्यार, थोड़ी सी देखभाल इनकी जिंदगी के कुछ बचे दिनों को सुकून दे देगा। जिंदगी भर की भागदौड़ और इतने संघर्षों के बाद क्या दादी ने बुढ़ापे में ये जिंदगी की कल्पना की होंगी। हैरानी की बात यह थी कि घर के कामों की जिम्मेदारी अभी भी उनके जीवन से कम नहीं हुई थी। ये भी कैसी विडंबना है कि उनके बेटों ने कभी इस बारे में अपनी पत्नियों को नहीं टोका। बेटे भी क्या करते, चुप औरतें ही सबको अच्छी लगती है, वो भी तब जब वो बूढ़ी हो। सब चाहते वो रहे इतना चुप कि हर कोई उन पर निकाल सकता अपनी भड़ास। इतनी चुप की दुनिया के सारे फसाद की जड़ मान लिया जाता इनको। इतनी चुप कि घर के हर बिगड़े काम का ठीकरा फोड़ सकते इनके माथे। ना जाने कितनी गलत बातों और ना जाने कितने आरोपों को हर रोज सुनते हुए कितनी औरतें रोज बहुत चुप होती जाती। इतनी चुप कि उन्हें पता ही नहीं चलता जाने कब की वो भूल चुकी है अपने आप को। हाँ, दाल में नमक डालना नहीं भूल सकती ये। घर में भूचाल नहीं आ जाएगा। रोज घर भर के कपड़े धोती, उसे निचोड़ती, अपने मन के कोमल भावों को भी निचोड़ रही ये औरतें। इनकी जिंदगी रोटी को गोल और चावल बनाने में निकली जा रही। ये चुप औरतें कभी बोलने की कोशिश भी करती तो इनको इनकी औकात याद दिलाई जाती। औरत होने के उसूल समझाए जाते। बताया जाता कि औरतें जब बोलती हैं तो महाभारत होता है। ये औरतें पलट कर पूछ क्यों नहीं पाती कि हमारे चुप रहने से ही महाभारत हुआ। उनकी चुप्पी को हम मोहल्ले वाले सब कुछ ठीक होना मान लिए। इसी चुप्पी के बीच एक दिन उन्होंने चूहे मारने वाली दवा खा ली। केतन, तुम्हें पता है जब उन्हें गलती का एहसास हुआ और वो बेबस आंखों से खुद को बचा लेने को कह रही थी, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो दादी की याचना भरी आंखें उस दिन से मेरे जेहन में उतर गई थी। काश कि हम उनकी चुप्पी को समझ पाते। काश हम मोहल्ले वाले उस दिन उनको बचा पाते। हम बच्चे जो बचपन में अपने बड़ों की नज़र बचाकर भी उनके पास पहुंच जाते थे। क्या हमें ही उनके साथ थोड़ा वक्त नहीं बिताना चाहिए था? और कुछ नहीं तो आलती पालती मारकर उनका हाथ थामकर उनसे अपने बचपन की ही बातें कर लेते। हम भी तो उनके अनुभवों, उनके किस्से से अपने को दोबारा जी लेते। दादी को भी उपेक्षा से उबरने में सहायता मिलती। बुजुर्गों की बात करें तो मुझे लगता है केतन की औरतें ज्यादा अकेली हो जाती है। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो वो बच्चों और पति के आसपास निकाल देती है। उनके अपने कोई शौक, कोई दोस्ती यारी भी ज्यादा नहीं होती। एक उम्र के बाद उन्हें घर के निर्णय में भी शामिल नहीं किया जाता। कल तक जिसके हाथ में सारे घर की व्यवस्था हो, घरेलू स्तर पर जो निर्णय लेता हो, वो अब हाशिए पर आ जाता है। ऐसे में उसका एकदम से चुप हो जाना स्वाभाविक है। दादी के मामले में तो ये स्थिति और खतरनाक रही। उन्होंने उस जमाने में अकेले माता और पिता की भूमिका निभाकर अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया था। केतन, काश हम हर उन महिलाओं की मन को सुनते जो अचानक चुप हो गई है। उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया है। तुम ही बताओ केतन, जो महिला पूरी जिंदगी अपनी जीवटता से, अपनी जीवंतता से रही, बुढ़ापे में ऐसा क्या कारण रहा होगा कि उसको आत्महत्या करनी पड़े? उस दिन उन दादी को और आज इस आंटी को एक डॉक्टर के रूप में भी मैं नहीं बचा पाई केतन। मैंने इनकी हत्या कर दी। कोई कहे जमाने से औरतें बोलना चाहती है। क्या जमाना थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? इससे पहले कि औरतें पूरी तरह चुप हो जाए, इनको सुनना जरूरी है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।